रेडी। हाँ। हेलो फ्रेंड, आई एम दिग्विजय सिंह परियार एंड नाउ। और मैं आज आपसे सिंधु घाटी की कला एवं संस्कृति एवं स्थापत्य कला पे आप एक डिस्कस करूंगा, जो कि हमारे यूपीएससी के कला और संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक या विषय है, और जिसमें कि हमें मेंस में और प्री में दोनों तरह क्वेश्चंस आते हैं। तो हम बात करते हैं पहले मूर्ति कला की। ठीक? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि मूर्ति कला, इसमें पाषाण मूर्ति कला, ठीक है, हम बात करते हैं पाषाण मूर्ति कला, प्रस्तर और एक बार धातु मूर्ति कला, दोनों का ही एक प्रकार से समन्वय करके उन्होंने अपनी कला को विकसित किया था। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पाषाण मूर्ति कला की, ठीक है, इनका निर्माण बड़े स्तर पर किया जाता था। इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इनके शारीरिक हाव भाव से मतलब ये होता है कि जैसे कि वो मानव, जैसे मानव के जो जीवित मानव होता उस प्रकार से उन्होंने इसको बनाया था, और जो कि अत्यंत सजीवता दिखती थी इसमें। उदाहरण के लिए हम बोलते हैं जैसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त यक्षी की प्रस्तर मूर्ति शैली, जो कि सेल खड़ी की बनी है। सेल खड़ी मतलब है कि एक मिट्टी होती थी जिससे कि वहां पे सिंधु घाटी बहुत प्रचलित थी, उससे ही ज्यादातर बनी थी। अब इसकी शारीरिक बनावट को शिल्पकार ने सन्यासी सन्यासी का रूप दिया है। जैसे चेहरे पर दाढ़ी, अधखुले नेत्र, उसकी एकाग्रचित दृष्टि, उसका मस्तक छोटा तथा पीछे की ओर ढलुआ हुआ, जो कि हम देखते हैं पूरी तरह सन्यासी सन्यासी जीवन को से प्रदर्शित किया गया है। इनके केस जो रहते थे पीछे की ओर बंधे हुए थे, जो कि वर्तमान में हम देखते हैं बहुत से सन्यासी इसी इसी दशा में रहते हैं, और कहीं ना कहीं मतलब है कि उसी को जीवित रूप से प्रस्तुत किया गया था सिंधु घाटी से, जो कि उनकी कला की वास्तविकता को दिखाता है। मस्तक पर एक गोल एवं अलंकरण है, जो कि हम देखते हैं कि वर्तमान में प्रचलित है। तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, जो कला का प्रारूप था, ठीक है, मुख्यतः पाषाण मूर्ति कला, तो वो आज भी हम देखते हैं कि वो जीवित रूप में मौजूद है। और बाएं कंधे पर ढकते हुए तिप्तिया, तिप्तिया मतलब होता है कि एक शाल शाल टाइप का, मतलब है कि वो कपड़ा ओढ़ते थे, जो कि आज भी हम सन्यासों में देखते हैं, छाप वाली शाल ओढ़े हुए हैं। अतः इस शारीरिक बनावट से ज्ञात होता है वे किसी योगी की मूर्ति थी। ऑफकोर्स वो योगी की मूर्ति रही होगी, क्योंकि उस समय भी कहीं ना कहीं आप देखते हो कि एक धार्मिक वहां पे हमको मान्यता मिलती है, ठीक है ना, धार्मिक स्वरूप था। और उसी के अनुरूप श्वेत पाषाण मस्तक हमको मोहनजोदड़ो से मिला है। और ये सब चीजें दिखाती कि हमें इसमें फैक्ट भी मिल रहे हैं, जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि पाषाण मूर्ति कला की जो शारीरिक बनावट पे सबसे ज्यादा वहां पे ध्यान दिया जाता है। अब हड़प्पा हड़प्पा से भी हमको मतलब कि कुछ पाषाण मूर्तियां मिली हैं, जो कि है ना, जो कि बहुत ही आकर्षण प्रभावशाली है। इनका निर्माण चूना पत्थर, शैलकड़ी और बलुआ पत्थर, ये तीनों को मिला के किया जाता था, और साथ ही सिलेटी पत्थर का यूज किया जाता था। जैसे कि लाल बलुआ, उदाहरण के लिए हम देखते हैं लाल बलुए पत्थर की पुरुष धड़, ठीक है ना, जिसके प्रत्येक अंग को अलग अलग प्रकार से जोड़ा गया है। मतलब है कि उन्होंने क्या करा था कि एक हाथ पैर सिर, इनको अलग अलग ही मतलब है कि एक ढांचे में उसको जोड़ के बनाया गया था, जो कि दिखाता है कि उनकी जो कला शैली थी, ठीक है ना, उसमें कहीं तकनीकी का प्रयोग करते थे, जो कि शिल्पकार की अपनी विशेषता है, जो कि हमें कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थलों में नहीं दिखाई देती है। हम बात करते हैं काले पत्थर की मूर्ति मिली, जिसकी भावभंगी हुआ नर्तक रूप में। वहां पे आप देखो कि नर्तक और नर्तकी ये सबसे ज्यादा प्रचलित है, जो कि मनोरंजन का साधन भी हुआ करती थी। जो अतः हम कह सकते हैं कि जो वहां की मूर्तिकार थी, वो कहीं ना कहीं मतलब मूर्ति कला में मनोरंजन के साथ साथ धार्मिक भाव को भी प्रस्तुत करते थे। अतः उपरोक्त मूर्तियों को बनाने में शिल्पकार ने उनके शरीर सौष्ठव मतलब होता है उनकी शारीरिक बनावट को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे, जिससे साबित होता है कि वो कहीं ना कहीं मानव को जो जो मूर्तियां बनाते थे वो मानव रूप में उनको निर्मित करते थे, जो कि वास्तविकता में दिखती थी। अतः मूर्ति हम कहते हैं कि सिंधु घाटी मूर्ति का न केवल आध्यात्मिकता बल्कि भौतिकता का भी पुट दिखता है। भौतिकता हम देखते हैं कि जो नर्तक है वो भौतिकता को प्रस्तुत करती थी, और आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो सन्यासी की मूर्तियां बनाते थे। ये उनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी, ठीक है। ये अतः ये साबित करते भारत में एक परिपक्व कला, ठीक है ना, प्राचीन काल से ही विद्यमान थी सिंधु घाटी से, ठीक है? और ये आप देखते हैं कि ये प्राचीन काल में तो विद्यमान थी, पर कहीं ना कहीं आप देखो कि जब अशोक का समय आया, मुगल था ना, तो उस समय ये और ज्यादा बढ़ गई। तो इनको कहीं ना कहीं एक आउटपुट कहाँ से मिला, हमको सिंधु घाटी की सभ्यता से मिला कला का, और जो बाद में और बढ़ती चली गई। अब हम बात करते हैं धातु मूर्ति कला,
ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की निकालते हैं तो यहाँ पे धातु मूर्ति कला को देखा जाता है, जो कि मधुचेष्ट विधि एक ऐसी विधि होती थी जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता के कलाकार ढालने, मतलब है कि उसको पिघलाते थे धातु को और उसको सांचे में ढाल के बनाए, ढलाई पद्धति के अंतर्गत। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की, जो हमको मतलब प्राचीन काल में दिखती है। और कहीं ना कहीं मतलब है कि इसी पद्धति को अपनाकर आप देखो कालांतर में दक्षिण की जो नटराज की मूर्ति है इसी तरह बनाई गई थी, और सुल्तानगंज की बुद्ध की मूर्ति, ताम्र मूर्ति, और निर्माण इसी विधि द्वारा किए गए। तो हम कह सकते हैं कि जो कला का प्रारूप सिंधु घाटी सभ्यता ने विकसित किया था वो वर्तमान में भी हमको दिखता है। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे मोहनजोदड़ो प्राप्त 4.5 सेंटीमीटर लंबी नृत्य मुद्रा में नर्तकी कांस्य मूर्ति, ठीक है ना, जो कि हमको भौतिकतावादी दिखाती है। अब देखते हैं कि जो कांस्य मूर्ति वहां बनाते थे तो कहीं ना कहीं उसमें क्या कहते हैं कि जो सम्राट वर्ग के लोग थे सिंधु घाटी में, उनके लिए इस टाइप की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था, ठीक है ना। ये धार्मिकता का पुट नहीं था, ये कहीं ना कहीं मतलब है कि हम देखते हो कि मनोरंजन के लिए थी। इनकी विशेषता ये थी कि एक प्रकार से ये नग्न से वस्त्र नहीं है, ठीक है ना, और पैरों का भाग निचला भाग टूटा है, बाएं हाथ कलाई से लेकर कंधे तक चूड़ी से भरा है, जो कि ये दिखाता है कि वास्तविकता में जो मतलब है कि महिलाएं वहां पर रहती थी, ठीक है ना, जो कि मतलब नर्तक रूप में थी, और जो मतलब है कि जिस टाइप के मतलब गहने पहनती थी या चूड़ियां पहनती थी उनको सभी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तथा नीचे की ओर एक हाथ उनका जो है नीचे की ओर लटक रहा है, जो साबित करता है कि उनकी जो मुद्रा मुद्रा थी वो नृत्य मुद्रा में थी, उसी अनुरूप इन्होंने सांचे में ढाला था उस मूर्ति को। और दाएं हाथ में कंगन व कैमूर पहने हुए हैं। कैमूर एक प्रकार का कहीं ना कहीं मतलब है कि गहना होता था, जो कि वर्तमान में भी बहुत जगह पहना जाता है। तो कह सकते हैं कि जो जो कला का प्रारूप था वो वर्तमान में भी जीवित है, ठीक है ना। और एक कमर पर टिका हुआ, और उनके पैरों को नृत्य मुद्रा में उठाते हुए दिखाया गया है, जो ये साबित करता है कि ये कला ये कला वर्तमान में भी कहीं ना कहीं प्रचलित है। इस कला को मूर्तिकार ने स्त्रियों को भाव युक्त दिखाया है, जो ये साबित करता है कि नृत्य कला का भाव उसमें आता था। नर्तकी जो नृत्य करती थी तो भाव विभोर होके करती थी, और इसी के अनुरूप ही उन्होंने एक प्रकार से, अतः इस कला में मूर्तिकार ने स्त्री को भाव युक्त दिखाया गया है। भाव युक्त का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं मतलब है कि जो नृत्य मूर्तियां थी उसको उसी अनुरूप प्रस्तुत किया जाता था, और ये सिंधु घाटी के सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ के मूर्तिकार मधुशिष्ट विधि के अंतर्गत पशुओं, मधुशिष्ट विधि मतलब होता है ढालने ढलाई पद्धति द्वारा निर्मित मूर्ति। पशुओं जैसे मोहनजोदड़ो से भैंसा, भेड़ा, लोथल से आपका कुत्ते और कालीबंगन से वृषभ की ताम्र मूर्तियां इसी विधि द्वारा बनाई गई हैं। अब इन पशुओं की मूर्ति का बनाने का उद्देश्य एक प्रकार से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से मनोरंजन रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें धार्मिक पुट नहीं हमको नहीं दिखता है, ठीक है। हम बात करते हैं मिट्टी की मूर्तियां। हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मृंड मिट्टी की मूर्तियों को सबसे ज्यादा प्रचलित थे, ठीक है। ये मूर्ति एक प्रकार अधिकतर लाल रंग से ठोस पकाई हुई थी, तथा शिल्पकार द्वारा अधिकतर इन्हें हाथों से बनाया जाता था, ठीक है, क्योंकि मिट्टियां बनाने के लिए कहीं ना कहीं मतलब एक प्रकार से पकाई हुई मिट्टी और कहीं ना कहीं हाथों का प्रयोग किया जाता है। इसमें तकनीक का कोई ज्यादा खास प्रयोग नहीं था। महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम बात करें, मानव मूर्तियों में अधिकतर नारी की मूर्तियां मिली हैं, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी, एक प्रकार से मातृ देवी सभ्यता कहलाती थी, इसलिए वहां पे नारी मूर्तियां अधिक मिली हैं, जो कि श्रृंगार युक्त तो दिखाया जाता था। इनका यह भी साबित होता है कि सिंधु लोग मातृ पूजन में अधिक विश्वास करते थे, जो कि आज भी हम देखते हैं कि मातृभूमि को पूजा जाता है। और इसमें ज्यादा अगर आप देखो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आज भी इनकी पूजा करते हैं। मानव मूर्ति अपेक्षा पशु की मूर्ति को कलात्मक ढंग से बनाया जाता था, क्यों, क्योंकि पशुओं की जो बनावट रहती थी वो उनके अनुरूप बनाई थी, जिनकी अलग अलग थी। ये सबसे मेन। और इनमें वृषभ की आकृति की सर्वोत्तम मानी गई है, तथा कुबड़दार वृषभ को धार्मिक तौर से निर्मित किया गया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पशु की मूर्ति बनाती थी उसमें वृषभ की आकृति सबसे महत्वपूर्ण मानी थी। और कुबड़दार वृषभ मतलब कुबड़दार बैल जिसकी पूजा की जाती थी, और वर्तमान में शिव का वाहन माना, जो कि आज भी भारत में प्रचलित है। अब हम बात करते हैं रिलीफ स्थापत्य कला। रिलीफ स्थापत्य कला मतलब कुरीदना, ठीक है, लकड़ी पे हो सकता था, ये पत्थरों पे हो सकता था। सैंधव सभ्यता कलाकार रिलीफ स्थापत्य कला में भी निपुण थे। इसमें मोहरों के ऊपर आकृतियों को उत्कीर्ण किया जाता था, जिसमें कि धार्मिक पुट ज्यादा होता था, जिसकी वृषभ प्रकृति मानवीय होते थे। जैसे प्राकृतिक रूप से एक श्रृंगी वृषभ का चित्रांकन अधिक किया जाता था। पशुपतिनाथ की आकृति को उत्कीर्ण किया गया था, अतः इसका उद्देश्य धार्मिक अधिक रहा होगा।
ये सबसे इनकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। रिलीफ स्थापत्य कला की यदि बात करते हैं, प्राकृतिक वस्तुओं को उत्कीर्ण किया जाता था। प्राकृतिक वस्तुओं को जैसे कि वृक्ष वृक्ष, पशु, है ना? पशु, पक्षी और एक प्रकार के स्वास्थ्य को इसमें चिह्नित किए गए थे। ये भी कहीं न कहीं मतलब है कि जो प्राकृतिक वस्तु थी जैसे स्वास्तिक, स्वास्तिक का धार्मिक पुट रहा होगा, ठीक है ना? ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं मृदभांड कला। मृदभांड कला मतलब बर्तन बनाने की कला, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता का सिंधु सभ्यता की कला में मृदभांड कला का एक विकास हुआ तथा इनका निर्माण चाक चाक तथा हाथ दोनों से होता। चाक मतलब होता है कि जो कुम्हार जो चाक पे बनाता था मृदभांड और हाथ से उसको शेप देता था। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हमको सिंधु घाटी सभ्यता में उसमें मिलती है और वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है भारत में, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं मृदभांड कला की। जो विकास उपयोगितावादी जब विकास था मृदभांड कला उपयोगितावादी दृष्टिकोण से किया। उपयोगितावादी मतलब ये होता है कि उनका यूज क्या है उन बर्तनों का, ठीक है ना? पानी रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, ये इस पर्पस पे ही कहीं न कहीं आप देखते हो कि वो उपयोगितावादी दृष्टिकोण से मृदभांड का निर्माण करते थे। उनको लाल रंग से रंगा जाता था, पोता जाता था। उन पर काले रंग की चित्रकारी की काले रंग की चित्रकारी में जिनका विषय पशु, पक्षी और वनस्पतियाँ होते थे। कहीं-कहीं ज्यामिति डिज़ाइन भी बनाए जाते थे, ठीक है ना? ज्यामिति मतलब है कि त्रिभुज, ठीक है ना? तारा, लहरदार रेखाएँ, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, त्रिभुज भी। अतः हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहीं न कहीं मतलब है कि एक प्रकार से वर्तमान में भी जीवित है और इसी का परिणाम है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। थैंक यू।